तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैंने साइंस का आप लोग का लेकर आया हूं जो कि सेट 1 होने वाला है। इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं आप लोग के लिए। 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट है जैक बोर्ड के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग के लिए मैंने मैथ्स का है पूरा पाँचों सेट जो है वो सारा कुछ आप लोग का सॉल्व करवा चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को उसमें समझाया है। जो पहली बार देखेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनमें मैंने फुल सॉल्यूशन दिया है और एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। तो इस साइंस में भी आप लोग को उसी तरह का वीडियो मिलेगा, पूरा एक्यूरेट आंसर मिलेगा और सटीक आंसर के साथ आप लोग का उसमें एक्सप्लेन भी करूँगा किस तरह का ये क्वेश्चन है और कैसे बनाना है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को 40 क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग यहाँ इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आप लोग दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि आप देखिए अवतल जब पूछा गया पहला क्वेश्चन में, तो इसी प्रकार का आप लोग क्वेश्चन रहेगा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, अवतल दर्पण। तो आप लोग को पढ़ लेना है घर में जाकर कि अवतल दर्पण का और क्या क्या यूज है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की क्या क्या यूज है, ताकि ये सही इसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग पूरा इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या। देखिए फोकस दूरी और वक्रता के त्रिज्या के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए मान लीजिए कोई भी दर्पण इस तरह का रहता है, मान लीजिए अवतल दर्पण है और यहाँ पे इसका केंद्र और यहाँ पे जो है ये आपका मान लीजिए ये फोकस है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है वो फोकस दूरी होता है और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या होता है। लेकिन हम लोग पढ़े रिलेशन क्या होगा, वो तो छोटा है। तो फोकस दूरी जो है वो तो छोटा होता है वक्रता त्रिज्या से, यानी फोकस दूरी जो होता है वो r/2 के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। मतलब कि बोला जा रहा है कि अपवर्तन की क्रिया में, अपवर्तन क्या अपवर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसको अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश की चाल वायु से आप लोग का वाटर में प्रवेश किया, तो ये प्रकाश की चाल में परिवर्तन जो होता है तो वो अपवर्तन की क्रिया कहलाता है। उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी भौतिक राशि है जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो उसका आंसर जो आप लोग का होगा ऑप्शन ए आवृत्ति, यानी कि इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और बाकी वेग मतलब ये स्पीड हो गया, और तरंगदैर्घ्य यानी कि आप लोग का ये चेंज होते रहता है, लेकिन जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है वो आप लोग का चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण से बोल रहा है परावर्तन के बाद। तो देखिए अवतल दर्पण से जब परावर्तन होता है और जब ये जो मुख्य अक्ष है इसके जब समांतर आएगा किरण, तो समांतर ही आएगा मुख्य अक्ष के, तो ये जो है हमेशा फोकस से होकर गुजरता है, यानी कि आप लोग का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है बराबर आकार और सीधा, बराबर आकार और सीधा दोनों कंडीशन अप्लाई करना होगा। यदि सिर्फ सीधा बोलता तो ये उत्तल भी करता है और समतल भी करता है, तो आंसर डी हो जाता। तो लेकिन ये बोल रहा है बराबर भी, बराबर आकार का, तो बराबर आकार का सिर्फ समतल करता है, समतल दर्पण से ही वो पॉसिबल है, और समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा जा रहा है किसी दर्पण से वस्तु ये तो हो गया आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम आप लोग को पढ़े होंगे, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए अभी पढ़े ना रिलेशन F = R/2 पर है, और इसमें क्या दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो इसको 50 रख दीजिए R की जगह, डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि आप लोग का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए उत्तल लेंस दिया हुआ ना, उत्तल लेंस का
ये क्षमता जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप लोग को याद रखना उत्तल लेंस का क्षमता पॉजिटिव, ये लिख लीजिए आप लोग कहीं भी। उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का क्षमता जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा। तो क्षमता का फॉर्मूला क्या लिखे, P इज इक्वल टू पावर जो होता है 1/f, और ये जो फोकस दूरी है ये हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो P इक्वल टू 1/f, एफ कितना है आप लोग का 1 मीटर है, यानी 1 हो गया, मीटर में दिया हुआ देखिए, और ये मीटर में ही होना चाहिए हमेशा, कि आप लोग याद रखिए, यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन देखिए पॉजिटिव में नहीं, पॉजिटिव में होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया कि उत्तल लेंस का जो क्षमता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का क्षमता हमेशा पॉजिटिव और अवतल का हमेशा नेगेटिव। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव 1 डायोप्टर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अभी बताया ना पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब सबसे कम किस में होता है प्रकाश की चाल, निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होता है, जल में और वायु में भी सबसे ज़्यादा होता है, और कांच में, जल और कांच में आप लोग देखना होगा कि सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो जल में यदि आप लोग अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 के इक्वल होता है, और कांच का होता है 1.58। तो ये आप लोग याद रखना कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसका जो है उसमें जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश के चाल जो है उसमें कम होगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, तो कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसलिए इसमें जो है प्रकाश के चाल कम हो गया, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इसमें भी आप लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि आप लोग अपवर्तनांक का फॉर्मूला पढ़े हैं ना। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए इसको एन से डिनोट करता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल पर है, वायु में प्रकाश की चाल यानी सी ले लिए, वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, उसको मान लीजिए एम ले लिए, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/n हो जाएगा। यानी कि आप लोग देखिए यदि एन का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये जो है ये क्वांटिटी कम होगा, ये माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा, ये और ये यदि बड़ा होगा तो ये यदि ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये यदि कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। यानी कि हम लोग को सीधा सिंपली देखना है कि माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग को न्यूनतम यहाँ किस में है, न्यूनतम किस में है वो आप लोग को पता करना है। तो इसके लिए हम लोग को जहाँ अपवर्तनांक का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ उसका चाल कम होगा। तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.58 के इक्वल होता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल जो है वो न्यूनतम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा जाएगा 4D मतलब 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है जिसमें 4 डायोप्टर दिया हो, तो P इज इक्वल टू 1/f पर है, और f हमेशा किस में रखना, मीटर में रखना। लेकिन यहाँ पर देखिए f इक्वल टू, ये सेंटीमीटर में आंसर दिया हो तो f इक्वल टू 1/p हो जाएगा ना। 1/p को क्या लिख सकते हो 1/4, क्योंकि 4 डायोप्टर दिया हुआ p का वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.25 हो जाएगा, और ये मीटर में निकलेगा, ठीक है। एफ इक्वल टू 0.25 मीटर में निकला, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा जा रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए सेंटीमीटर में दिया हो तो सबसे पहले फोकस को आप लोग को चेंज करना है मीटर में, तो 50/100 कीजिएगा तो वो मीटर में हो जाएगा, यानी कि आप लोग का 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्षमता निकालने के लिए क्या, और उत्तल लेंस दिया हुआ, उत्तल लेंस का क्षमता हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना है। तो अब चलिए ये निकालते हैं, P इज इक्वल टू 1/0.5, ये तो ये 2 हो गया, यानी कि 2 डायोप्टर आंसर होगा, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का वेग सर्वाधिक। अब देखिए यहाँ न्यूनतम पूछा गया था और यहाँ सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक किस में होता है, निर्वात में होता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, निर्वात में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा जा रहा है दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माछपी है, तो श्वसन एक ऊष्माछपी उदाहरण है, ऊष्माछपी का उदाहरण, ऊष्माछपी रासायनिक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15, चिप्स के पैकेट विकृत गंधीता बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। विकृत गंधीता से बचाने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं, तो उपचयन और अपचयन को आप लोग को समझना पड़ेगा पहले, और मैं इसलिए पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि एक बार आप लोग गलत करेंगे तो दूसरा बार आप लोग गलत ना करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यदि आप लोग गलत कॉन्सेप्ट पढ़े हैं या रट के रखे तो उसको सुधार ले। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें टीचर्स भी गलत करते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। उपचयन और अपचयन क्या था। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन का
जुड़ना, ऑक्सीजन का जो जुड़ना होता है O2 का जुड़ना वो उपचयन होता है, ठीक है। और अपचयन जो होता है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब ऑक्सीजन में कमी होना, तो वो अपचयन होगा। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो पदार्थ उपचयित होगा, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी होगा वो अपचयित होगा। ऑक्सीजन जहाँ से हटेगा वो अपचयित होगा, वो पदार्थ अपचयित होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो उपचयित होगा। देखिए मेरा बोलने का आप लोग मीनिंग समझिए, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो पदार्थ उपचयित होगा, और जिसमें से ऑक्सीजन हटेगा वो पदार्थ अपचयित होगा, ठीक है। तो देखिए ये उदाहरण दिया गया है आप लोग एक रासायनिक अभिक्रिया का, और इसमें पूछा जा रहा है अपचयन हो रहा है, कौन सा पदार्थ अपचयन हो रहा है। देखिए अपचयन उपचयन हो रहा है, उपचयन पूछा जा रहा है, उपचयन किस में हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन देखिए किस में जुड़ा हो रहा है, कार्बन में जुड़ रहा है। देखिए यहाँ कार्बन अकेला है, लेकिन इस साइड में देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी किसका उपचयन हो रहा है, यानी कार्बन का उपचयन हो रहा है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आएगा और बहुत कोई गलत करते हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहा जा रहा है दिए कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो ऑप्शन ए यदि चेक कीजिएगा तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और यहाँ 2 4 है, और इधर देखेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 4 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और यदि हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, वो भी बैलेंस है। और कार्बन को देखेंगे तो यहाँ 1 है लेकिन यहाँ पर 3 है, तो वो ये ऑप्शन गलत होगा और सही नहीं होगा। ऑप्शन बी देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे तो एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यदि ऑप्शन डी देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर 2 है, यहाँ पर कॉपर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो संतुलित नहीं लग रहा। देखिए दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, लेकिन यहाँ तो कोई भी संतुलित नहीं लग रहा है। आप देखिए कोई सा भी रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। कोई भी समीकरण आप लोग संतुलित नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए, क्योंकि इसको लिखा गया है गलत तरीके से। इसको लिखना चाहिए था इस तरह CaCO3, इस प्रकार से इसको लिखना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यदि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसी प्रकार का लिखा जाता। लेकिन इसको यदि ब्रैकेट के अंदर ले गए तो मतलब कि कार्बन भी आप लोग का 3 टाइम्स आएगा, कार्बन भी 3 टाइम्स आएगा। जैसे OH2 लिखते हैं, OH2 लिखते हैं तो इसमें मतलब ऑक्सीजन 2 बार है और हाइड्रोजन भी 2 बार, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए OH2 लिखा हुआ है ना, तो वहाँ ऑक्सीजन भी 2 बार है और हाइड्रोजन भी 2 बार है, CaOH का होल 2 इस तरह होता है। होल 2 मतलब और यहाँ होल 3 है, तो कार्बन 3 टाइम्स आया, लेकिन कार्बन यहाँ 1 ही टाइम्स है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कहा जा रहा है दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। देखिए यहाँ से क्लोराइड आयन जो है ये इसमें इससे जुड़ जा रहा है। देखिए यहाँ पर तो ये विस्थापित कर रहा है कॉपर क्लोराइड से आप लोग का जो है विस्थापित कर रहा है इसको PbCl2 में, यानी विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पदार्थ में कौन गंध सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो प्याज इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो ये होगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा जा रहा है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा जा रहा है ये इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें आप लोग का जो है वो वियोजन अभिक्रिया हो जा रहा है, जिसमें जल का विद्युत अपघटन हो रहा है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहा जा रहा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कहा रहा है तनुकरण प्रक्रिया मतलब तनु मतलब होता है उसको किसी भी चीज़ में कमी लाना, तनु मतलब किसी भी चीज़ में कमी लाना। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, H+ और OH- आयन की सांद्रता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन प्रकाश वियोजन का उदाहरण। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, AgBr। Ag सिल्वर ब्रोमाइड को जब है सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में यहाँ पर रखा जाता है, तो ये वियोजित होकर सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहा जा रहा है अमीबा किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो वो कूटपाद से ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पाचन प्रक्रिया में वसा के मल संकीर्ण कौन करता है। तो ये पित्त करता है।
तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। पित्त जो है वसा का इमल्सीकरण करता है पाचन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण हरे पादप में होता है, हरे पेड़ पौधों में होता है, यानी कि आप लोग का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा जा रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये 4 होते हैं। देखिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग का जिसमें एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत था उसमें मैंने कर लिया है। ये देखिए ये सब तो आप लोग का जो बायोलॉजी है इसमें क्या एक्सप्लेन करो। अब मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, तो इसमें आप क्या आप लोग एक्सप्लेन करो। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप लोग एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन वर्णक किसे कहता है? तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। क्लोरोफिल को आप लोग को हरित लवक कहा जाता है। तो श्वसन वर्णक जो है हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक मतलब क्या होता है आप लोग को पता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइए, ठीक है। श्वसन वर्णक से आप लोग क्या समझते हैं मुझे कमेंट बताएंगे, नहीं तो इसको हम एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग श्वसन वर्णक मतलब क्या समझते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, और इसका आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? ये वृकाणु होता है, जिसको नेफ्रॉन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहा जा रहा है वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो प्रक्रिया है अपवहन कहलाती है। तो बायोलॉजी में आप लोग याद रखना होगा, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन क्या करूँ, इसमें तो आप लोग बायोलॉजी में याद ही रखना होगा। जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना है जो डीएनए की प्रतिकृति बनना, मतलब उसी का जैसा जैसा आप लोग जेरॉक्स समझ सकते हैं, प्रतिकृति मतलब जेरॉक्स होता है। तो डीएनए की प्रतिकृति बनना जो है जनन की मूल घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, जिसमें कहा जा रहा है दिया गया चित्र, देखिए इस चित्र में बोल रहा है किस प्रकार के जनन होता है? तो इसमें आप लोग का जो है बहुखंडन सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, जिसमें कहा जा रहा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो ये निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहा जा रहा है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो करता है। और यदि लड़कियों में बोलता तो आप लोग लड़कियों में पूछा जाता तो इसका आंसर प्रोजेस्टेरोन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कों में पूछा गया तो टेस्टोस्टेरोन होगा। एस्ट्रोजन भी होता है लड़कियों में, प्रोजेस्टेरोन होता है, एक एस्ट्रोजन होता है, एक एस्ट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो इसमें लड़कों में पूछा गया तो टेस्टोस्टेरोन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें कहा जा रहा है सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो इसका आंसर 1 होगा। ये बॉक्स में जो लिखा हुआ रहता है ना वो सब भी आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी का बॉक्स में लिखा होगा, और इसका जो सौर स्थिरांक वाला है ये बॉक्स में ही आप लोग को देखेंगे कि लिखा हुआ रहेगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें कहा जा रहा है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसमें मीथेन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 40, महासागरीय ताप की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो ये 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर आप लोग का होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार का वीडियो अपलोड कर सके, और जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा आपसे। तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आप लोग कहीं भी कुछ किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।